जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी पढ़ रहे थे स्टैटिक जीके पर आधारित प्रीवियस ईयर प्रश्न और उनसे संबंधित व्याख्याएं। आज का लेक्चर हमारा 4th है और इस लेक्चर में स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर प्रश्न और उनकी व्याख्या करेंगे। जो टॉप 10 प्रश्न हैं ये लगभग 100 से 150 प्रश्न के बराबर होते हैं, क्योंकि व्याख्या ही इतनी लंबी हो जाती है। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और सभी आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। तो लेक्चर में पहला प्रश्न दिया गया है, थेरी गाथा बौद्ध ग्रंथ जो किसका हिस्सा है। तो ये जो थेरी गाथा बौद्ध ग्रंथ है यह हिस्सा है सुत्त पिटक का। किसका हिस्सा है? सुत्त पिटक का। याद रखेंगे। अब बात करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, क्योंकि यह बौद्ध धर्म का प्रश्न है। बात ध्यान देंगे, बौद्ध धर्म का जो संस्थापक माना जाता है गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। पिता जो थे वो कपिल वस्तु के महाराज थे और माता एक बार अपने मायके जा रही होती है महामाया, और प्रसव पीड़ा के दौरान एक साल वृक्ष के नीचे एक बच्चे को जन्म देती हैं। बच्चे का नाम था गौतम बुद्ध। जब बच्चे को जन्म देती हैं तो बच्चा के जन्म के 7वें दिन मृत्यु हो जाती है महामाया की। यानी गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में कहां पर? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन या 7 दिन बाद माता की मृत्यु हो जाती है। किसकी? महामाया की। तो जब महामाया की मृत्यु हो जाती है तो इनका पालन पोषण कौन करता है? तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण करते हैं इनकी सौतेली माँ या मौसी प्रजापति गौतमी। याद रखेंगे, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था प्रजापति गौतमी ने, जो इनकी मौसी थी और बाद में सौतेली माँ भी बनी थी। यहाँ पे ध्यान देंगे, पूछा गया गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो साल वृक्ष के नीचे हुआ था। अब ध्यान देंगे, गौतम बुद्ध की जो शिक्षा है वह साम्राज्य में ही चल रही थी। धीरे धीरे गौतम बुद्ध जब बड़े हुए तो ये एक बार साम्राज्य घूमने के लिए निकले। तो जब ये साम्राज्य घूम रहे थे उस दौरान इनके साथ इनका जो सारथी था चन्ना और घोड़ा कंथक था। तो इन्हें 4 दृश्य दिखाई दिए। 4 दृश्य में पहला बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और हंसता हुआ सन्यासी। जब यह हंसता हुआ सन्यासी को देखते हैं तो इनके अंदर सन्यास ग्रहण करने की या सन्यासी बनने की भावना जागृत होती है। महल आने के बाद यह अपना ग्रह त्याग देते हैं 29 वर्ष की आयु में। तो 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने अपना ग्रह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो महाभिनिष्क्रमण क्या है? तो ग्रह त्याग की घटना है महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण क्या है? तो गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना है। जब गौतम बुद्ध ने अपना ग्रह त्यागा तो इन्होंने सबसे पहले अड़ोमा नदी के तट पर मुंडन संस्कार करवाया और साधु वस्त्र धारण किए। और यह सबसे पहले पहुंचे एक गुरु के पास जिनका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद आगे जाने के बाद दूसरे गुरु मिले जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। तो यहाँ पे पूछा जाता है गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? तो पहले गुरु थे अलार कलाम और दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। इस प्रकार से गौतम बुद्ध और धीरे धीरे आगे चलते रहे तो इन्हें 5 सन्यासी मिले और 5 सन्यासी के साथ इन्होंने कुछ समय तक तपस्या की। उसके बाद और ये चलते चलते पहुंच गए बोध गया बिहार में। बोध गया बिहार में इन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे तपस्या शुरू की और तपस्या के दौरान इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो पूछा गया गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? तो बोध गया बिहार में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। और ध्यान देंगे कौन सी नदी? तो निरंजना नदी के किनारे। तो जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो गौतम बुद्ध क्या करते हैं? इस ज्ञान को बांटने के लिए निकलते हैं। तो इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया? तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ। पूछा गया सारनाथ में कहां पर दिया था? तो ऋषि पत्तनम में दिया था। ऋषि पत्तनम में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। तो पहले उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो बौद्ध धर्म में पहले उपदेश को कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। याद रखेंगे, गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया।
और इनको ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया। इनके ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा गया। याद रखेंगे, आगे ध्यान देंगे। गौतम बुद्ध धीरे धीरे अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए अपने साम्राज्य की तरफ चले। तो इनके दो प्रमुख शिष्य थे, आनंद और उपाली। आनंद और उपाल के कहने पर गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में या बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया। और महिलाओं का जब प्रवेश हुआ तो उसमें गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध की पहली महिला शिष्या बनी उनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी। तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध जो थे ये धीरे धीरे अपने धर्म का प्रचार करते रहे, उपदेश देते रहे। तो क्वेश्चन पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया, तो सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया। सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए, तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। और अंतिम उपदेश कहां पर दिया, तो अंतिम उपदेश दिया था इन्होंने कुशीनगर में। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पूछा गया गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु, जन्म, ग्रह त्याग और ज्ञान की प्राप्ति, ये सभी घटनाएं पूर्णिमा के दिन हुई थी। इसलिए वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और ये ध्यान देते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। तो बौद्ध धर्म में बात करें तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। तो 4 बौद्ध संगीतियां कौन कौन सी है, तो ध्यान देंगे। पहली बौद्ध संगीति ट्रिक है हमारे पास RV PK AK RV PK AK। तो ये 4 स्थान हैं, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, कुंडलवन, कश्मीर। तो ये 4 जगह पर हुई थी 4 बौद्ध संगीतियां। ये राज शासक हैं अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो ध्यान देंगे, पहली बौद्ध संगीत के समय शासक कौन था, तो अजातशत्रु। कहां पर हुई थी, राजगृह में। दूसरी बौद्ध संगीत वैशाली में हुई थी, शासक कौन था, कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुई थी, शासक था अशोक। चौथी बौद्ध संगीत कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, शासक था कनिष्क। याद रखेंगे। अब ध्यान देंगे, पहली जो बौद्ध संगीत हुई थी इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीत जो हुई थी इसके अध्यक्ष कौन थे, तो दूसरी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे सबकामी। ये दूसरी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। तीसरी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो यह थे मोगलीपुत्र तिस्से। यह इस बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। और चौथी जो बौद्ध संगीत हुई थी इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। पहली बौद्ध संगीत में 2 पिटक बनाए गए थे, एक विनय पिटक और दूसरा सुत्त पिटक। और तीसरी बौद्ध संगीत जो हुई थी उसमें अधिधम्म पिटक बनाया गया था। अधिधम्म पिटक का संकलन तीसरी बौद्ध संगीत में किया गया था। पहली बौद्ध संगीत में 2 पिटक बनाए गए थे, एक विनय पिटक और सुत्त पिटक। अब ध्यान देंगे, वसुमित्र ने जिस बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी इसमें क्या हुआ था, बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। तो 4 बौद्ध संगीतियां हैं। एक 5वीं बौद्ध संगीत कभी कभी एग्जाम में पूछ ली आती है। तो 5वीं बौद्ध संगीत जो हुई थी हर्षवर्धन के काल में हुई थी, कन्नौज में। याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए ध्यान देते हैं, यहाँ पर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं और त्रिपिटक कौन कौन से। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। और यहीं पे अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो त्रिपिटक हैं 3, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। इस प्रकार से 3 पिटक हैं। अब ध्यान देंगे, पूछा गया इन 3 पिटकों में किसका उल्लेख मिलता है। तो ये 3 पिटक जो हैं इनमें उल्लेख मिलता है। तो विनय पिटक की अगर हम बात करें तो यहां पर चर्चा की गई है बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम की, बौद्ध भिक्षुओं के शामिल होने के नियम की चर्चा की गई है किसमें, विनय पिटक में। और बात करेंगे सुत्त पिटक में, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनके उपदेशों का संकलन किया गया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जो थे उनके उपदेशों का संकलन किसमें है, तो सुत्त पिटक में है। अधिधम्म पिटक में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया, बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। तो इसके लिए अगर ट्रिक याद करना चाहें तो ट्रिक है उनद। तो यहाँ पे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक।
तो उन्नत की बात करें तो गौतम बुद्ध के उपदेश किसमें है, तो सुत्त पिटक में है। और बात करेंगे यहाँ पर नियम की, तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के जो नियम है किसमें है, तो विनय पिटक में। बौद्ध दर्शन के बारे में किसमें बताया गया है, अभिधम्म पिटक में। तो इस प्रकार से सारे प्रश्न जो हैं एक जगह पे आपको बता दिए गए हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित पूछे जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है वित्त आयोग का उल्लेख है। पूछा गया वित्त आयोग का उल्लेख है, तो वित्त आयोग का उल्लेख कहां पर है, तो ध्यान देंगे वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। पहला वित्त आयोग 1951-52 में गठित किया गया था। पूछा गया पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था, तो 1951-52 में गठित किया गया था। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अब ध्यान देंगे जो वित्त आयोग गठित किया जाता है यह कितने समय के लिए गठित किया जाता है, तो वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। यहीं पर ध्यान देंगे वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एनके सिंह। अब आगे चलकर 16वां वित्त आयोग लगने वाला है और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। याद रखेंगे एनके सिंह का मतलब है नंद किशोर सिंह। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से पूछे गए हैं वित्त आयोग से। अब पूछा जाएगा वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति ही वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। आइए देखते हैं आगे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है मधुमक्खी पालन को कहा जाता है, तो मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, ध्यान देंगे तो मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। एपी कल्चर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब ध्यान देंगे कल्चर से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वो भी देखेंगे। तो अंगूर की जो खेती होती है उसे क्या कहा जाता है, तो अंगूर की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर। विटीकल्चर अंगूर की खेती। अब यहीं पे बात करेंगे केचुआ पालन। केचुआ पालन को क्या कहा जाता है, तो केचुआ पालन को कहा जाता है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर कहा जाता है केचुआ पालन को। मछली पालन को क्या कहा जाता है, तो पीसी कल्चर कहा जाता है। पीसी कल्चर मछली पालन को। यहीं पे अगर हम बात करें मछली पालन, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, तो रेशम कीट पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। याद रखेंगे फूलों की जो खेती होती है उसे कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है अपस्मार से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अपस्मार क्या है, तो एक रोग है। पूछा गया इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इस अपस्मार रोग को कहा जाता है मिर्गी। जिसमें दौड़े पड़ते हैं उसी रोग को अपस्मार रोग या मिर्गी रोग कहा जाता है। इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है। मस्तिष्क प्रभावित होता है। ध्यान रखेंगे मस्तिष्क प्रभावित होता है। पूछा गया मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आरबीसी प्रभावित होती है। यहीं पे ध्यान दें सभी। बात करेंगे टिटनेस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो टिटनेस रोग में तंत्र प्रभावित होता है। तंत्र प्रभावित होता है। यहाँ पर पीलिया रोग की अगर हम बात करें तो पीलिया रोग में प्रभावित होता है यकृत। पीलिया रोग से प्रभावित होता है यकृत। और बात करेंगे ट्रैकोमा रोग की, तो ट्रैकोमा रोग से आंख प्रभावित होती है। ट्रैकोमा रोग से आंख प्रभावित होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखेंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पावोक्रिस्टस किसे कहा जाता है, या पावोक्रिस्टस के रूप में किसे जाना जाता है, तो पावोक्रिस्टस के रूप में जाना जाता है मोर को। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मोर। तो मोर का वैज्ञानिक नाम दिया गया था प्रश्न में, तो यहीं पर सारे वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। बात करेंगे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है
होमोसेपियंस। होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। यहीं पे अगर हम बात करें कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलियरियस। कैनिस फैमिलियरिस, फैमिलियर्स, याद रखेंगे कैनिस फैमिलियर्स। यहीं पे अगर हम बात करें बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फैलिस डोमेस्टिका। फैलिस डोमेस्टिका, डोमेस्टिका, फैलिस डोमेस्टिका बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम बात करेंगे तो मस्का डोमेस्टिका है। मस्का डोमेस्टिका मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। अगर हाथी की बात करें तो हाथी का वैज्ञानिक नाम है एलिफस मैक्सिमस। एलिफस मैक्सिमस, एलिफस मैक्सिमस जो है हाथी का वैज्ञानिक नाम है। यहीं पे अगर हम बात करेंगे कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, कमल क्या है हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। इसका वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो न्यूसीफेरा। नेलम्बो न्यूसीफेरा, नेलम्बो न्यूसीफेरा कमल का वैज्ञानिक नाम है। बरगद का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है प्रश्न में, तो बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेगालिसस। फाइकस बेगालिसस इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। आइए ध्यान देंगे मटर का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, तो मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम मटर का वैज्ञानिक नाम है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम सटाइवम। ट्रिटिकम 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 सटाइवम, ट्रिटिकम सटाइवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। यहीं पे देखेंगे धान का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ओरजा, ओरजा सटाइवम। ओरजा सटाइवम गेहूं का धान का वैज्ञानिक नाम है। यहाँ पे और वैज्ञानिक नाम देखते हैं, तो और वैज्ञानिक नाम में बात करेंगे कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आम हमारा राष्ट्रीय फल है। इसका वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका यह आम का वैज्ञानिक नाम है। यहीं पे बात करें सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सरसों का नाम है ब्रेसिका। ब्रेसिका कम्पेस्ट्रीज। कम्पेस्ट्रीज यह सरसों का वैज्ञानिक नाम है। यहीं पे अगर हम बात करें छुई मुई, छुई मुई का जो पेड़ होता है जिसे टच मी नॉट कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, याद रखेंगे मिमोसा। मिमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं और कौन सा वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, तो मकड़ी का वैज्ञानिक नाम हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मकड़ी का अगर वैज्ञानिक नाम बात करेंगे तो एरिना है। मकड़ी का वैज्ञानिक नाम कभी कभी मिलता है एकिडना। एकिडना परिवार से संबंधित है मकड़ी, तो कभी कभी एकिडना मिलता है, कभी कभी एरिना मिलता है। तो ये सारे जो वैज्ञानिक नाम है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में कई बार रिपीट भी किए जा चुके हैं। यदि आपको पता है गाय का वैज्ञानिक नाम तो बताइए। गाय का नाम वैज्ञानिक नाम होता है बॉस इंडिकस। बसु इंडिकस, बसु इंडिकस, बसु इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है विश्व लायन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व लायन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। विश्व लायन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि बाघ यानी टाइगर दिवस कब मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को बाघ या टाइगर दिवस मनाया जाता है और विश्व लायन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। यहीं पे अगर हम बात करें लायन से संबंधित, तो लायन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पैंथेरा लियो है। पैंथेरा लियो लायन का वैज्ञानिक नाम है, जबकि बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइगर। पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर, हाँ पैंथेरा टाइगर वैज्ञानिक नाम है बाघ का। याद रखेंगे बाघ संरक्षण अधिनियम आया था 1973 को, यानी प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था 1973 को आया था।
अब 29 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है बाघ दिवस? तो 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग में सम्मेलन हुआ था बाघ संरक्षण के लिए, जो कि रूस में पड़ता है। आइए आगे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? तो नीति आयोग के द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की शुरुआत सन 2016 में की गई थी। याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो नीति आयोग द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड, इसकी शुरुआत इसके द्वारा 2016 में की गई थी। यह महिला उद्यमियों को दिया जाता है, यानी महिला बिजनेसमैन जो होती हैं, उद्यम कर्मी होती हैं, उनको दिया जाता है। अब आइए ध्यान देते हैं नीति आयोग की। तो इसके बारे में आपको पिछली क्लास में बता दिया गया था विस्तृत रूप से। नीति आयोग किसके स्थान पर आया था? तो योजना आयोग को समाप्त करके। तो प्रश्न पूछा गया, योजना आयोग को कब समाप्त किया गया था? तो योजना आयोग को 2014 में समाप्त किया गया था। योजना आयोग को समाप्त कब किया गया था? तो 2014 में से समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर 2015 में लाया गया था नीति आयोग, जबकि योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष सदैव प्रधानमंत्री होता था, जैसे कि आज नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा और अंतिम उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह आलूवालिया। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री मोदी, वर्तमान में भी प्रधानमंत्री मोदी हैं। और पहले उपाध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे और वर्तमान में कौन है? वी.आर. सुब्रमण्यम। याद रखेंगे। अगला, नीति आयोग के पहले सीईओ अमिताभ कांत थे और वर्तमान में सीईओ कौन है? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, वर्तमान में है के सुमन बैरी। नीति आयोग के पहले सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर, वर्तमान में है वी.आर. सुब्रमण्यम। नीति आयोग असंवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। इसे भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। याद रखें। आइए ध्यान देंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, ए चाइल्ड ऑफ वार के नाम से किसे जाना जाता है? तो ए चाइल्ड ऑफ वार के नाम से जाना जाता है लीग ऑफ नेशन को। लीग ऑफ नेशन को ए चाइल्ड ऑफ वार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 ईस्वी में घोषणा की गई थी और पूर्णतः 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। यानी 1919 और 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1919 से 1920 के बीच में की गई थी। अब पूछा गया इसके संस्थापक कौन थे या इसकी स्थापना किसने की थी? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह अमेरिकी राष्ट्रपति थे। लीग ऑफ नेशन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 या 20 के दौरान की गई थी। संस्थापक वुडरो विल्सन अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अब यह जब सही से संस्था काम नहीं कर पाई तो इसके स्थान पर लाया गया था यूएनओ को। इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में डिटेल से बढ़ा दिया गया है। यूएनओ की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ की स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 को, जिसमें 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। भारत इसका 1945 में ही सदस्य बन गया था। याद रखेंगे, इसके 6 अंग हैं और 6 भाषाएं हैं और इसमें 5 स्थायी सदस्य देश हैं और 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं। इसका एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। बाकी सभी अंगों का मुख्यालय कहां पर है? तो बाकी सभी अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। याद रखें, यूएनओ की 26 संस्थाएं जो हैं भारत में कार्यरत हैं। यूएनओ में बात करें तो भारत 8 बार अस्थायी सदस्य रहा है। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न जो हैं सारे बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा को किस नाम से जाना जाता है?
ये जो गुड़ी पड़वा त्योहार है कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? ये हम कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में गुड़ी पड़वा को किस नाम से जाना जाता है? तो गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और पूछा गया गुड़ी पड़वा को यहां पर किस नाम से जानते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा उगादी। उगादी के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान दें, उगादी और गुड़ी पड़वा दोनों सेम है, सिर्फ क्या है, अलग अलग नाम है। तो ये नव वर्ष के त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं। तो नव वर्ष के त्योहार के रूप में जो गुड़ी पड़वा है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में और गोवा वाले क्षेत्र में नव वर्ष के त्योहार के रूप में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, जबकि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है उगादी त्योहार। तो आइए कुछ त्योहार यहीं पर बात करते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ध्यान देते हैं, यहां पर बात करेंगे। अभी दीपावली का त्योहार मनाया गया है। दीपावली कब मनाई जाती है? तो दीपावली मनाई जाती है कार्तिक महीने में। कार्तिक महीने में मनाई जाती है। तो कार्तिक अमावस्या के दिन होती है। अमावस्या के दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। यहीं पे यदि हमसे पूछा है देव दीपावली कहाँ मनाई जाती है, तो देव दीपावली भगवान शिव को समर्पित है और ये देव दीपावली मनाई जाती है वाराणसी में। देव दीपावली वाराणसी में मनाई जाती है, याद रखेंगे। अब यहीं पे बात करेंगे रक्षाबंधन का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो रक्षाबंधन का त्योहार और नागपंचमी ये दोनों श्रावण के महीने में मनाए जाते हैं। श्रावण के महीने में मनाए जाते हैं। अब यहीं पे ध्यान रखेंगे कृष्णाष्टमी या इसी को कहते हैं जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी ये मनाई जाती है भाद्रपद में, भादों के महीने में मनाई जाती है। भादों के महीने में मनाई जाती है कृष्ण अष्टमी। अब यहीं पे अगर हम बात करें होली कब मनाई जाती है, तो होली मनाई जाती है फाल्गुन के महीने में। फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे एग्जाम में बहुत बार रिपीट किए गए हैं। तो आइए और भी प्रश्न जो बचे हैं उनको भी नोट करेंगे। ये सारे प्रश्न जो हैं नोट करते रहिएगा जो एग्जाम में बहुत बार आए थे। ध्यान देंगे, गणेश चतुर्थी मनाई जाती है भादों के महीने में। भादों के महीने में मनाई जाती है। यहीं पे बात करेंगे दुर्गा पूजा। ये दुर्गा पूजा जो होती है यह वेस्ट बंगाल में होती है। दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में होती है। पूछा गया यह किस महीने में मनाई जाती है, तो दुर्गा पूजा मनाई जाती है, दुर्गा पूजा अश्विन महीने में मनाई जाती है। अश्विन माह में मनाई जाती है, याद रखेंगे। अब यहीं पे बात करेंगे रामनवमी कब मनाई जाती है, तो रामनवमी मनाई जाती है रामनवमी मनाई जाती है चैत्र महीने में। चैत्र के नवरात्रि में मनाई जाती है। नवरात्रि में मनाई जाती है रामनवमी, 9वें दिन के रूप में मनाया जाता है। आइए आगे ध्यान देते हैं बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है। बौद्ध धर्म का त्योहार है बुद्ध पूर्णिमा। तो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है बैसाख माह में। बैसाख माह में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। पूछा गया मकर संक्रांति कब मनाई जाती है, तो मकर संक्रांति की अगर हम बात करें तो जब सूर्य मकर रेखा में प्रवेश करता है, तो सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो उस दौरान मकर संक्रांति मनाई जाती है। यह 14 जनवरी और 15 जनवरी के दौरान यह स्थित होती है, याद रखेंगे। अब मकर संक्रांति जो है ये पौष के महीने में मनाई जाती है। किस महीने में, पौष के महीने में मनाई जाती है। अब मकर संक्रांति को पौष संक्रांति कहा जाता है। पौष संक्रांति मकर संक्रांति को कहां पर कहा जाता है, तो कहा जाता है वेस्ट बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति कहा जाता है। और बात करेंगे गुजरात में, तो गुजरात में मकर संक्रांति के दौरान पतंग महोत्सव मनाया जाता है। पतंग महोत्सव
गुजरात में मकर संक्रांति के दौरान मनाया जाता है? याद रखेंगे, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ध्यान देंगे, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है दशहरा। दशहरा 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 जो है, या जिसे को विजयदशमी कहा जाता है, यह मनाया जाता है अश्विन माह में। अश्विन माह में। तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। कृष्णाष्टमी या जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी मनाई जाती है भाद्र के महीने में, भाद्र के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। होली मनाई जाती है फागुन के महीने में। मकर संक्रांति पौष के महीने में। नाग पंचमी और रक्षाबंधन मनाया जाता है श्रावण महीने में। यह दुर्गा पूजा मनाई जाती है अश्विन महीने में। दशहरा अश्विन महीने में मनाया जाता है, जिसे विजयदशमी कहा जाता है। और यहाँ पे ध्यान देंगे, रामनवमी मनाई जाती है चैत्र महीने में। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख महीने में मनाई जाती है। मकर संक्रांति को पौष संक्रांति वेस्ट बंगाल में कहा जाता है। और मकर संक्रांति के दौरान गुजरात में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी एग्जाम में बहुत बार रिपीट किए जा चुके हैं, आपको सभी एक जगह मिलेंगे। तो यहीं पे एक याद है होगा आपको, रथ यात्रा उड़ीसा में मनाई जाती है। आइए ध्यान देते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ब्रेग्जिट कब हुआ था? तो ब्रेग्जिट कब हुआ था? जून 2016 में हुआ था। ब्रेग्जिट हुआ था जून 2016 में। ब्रेग्जिट क्या है? तो यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के बाहर जाने को ब्रेग्जिट कहा जाता है। ब्रिटेन के हटने को ब्रेग्जिट कहा जाता है। यानी ब्रिटेन एग्जिट हुआ था, उसे ब्रेग्जिट कहा गया। तो किससे एग्जिट हुआ था? यूरोपीय संघ से। तो ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से एग्जिट होना ब्रेग्जिट कहलाता है। यह 2016 को जून के महीने में हुआ था। याद रखेंगे, यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या 27 है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सभी के लिए होमवर्क है, ब्रेग्जिट शब्द है जो है किसके द्वारा दिया गया था? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखेंगे। आपको वीडियो हो या क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।